फाइनली Oppo ने अपने Reno 15 को लॉन्च कर दिया है और भाई इस फोन को ना मैंने एक्सट्रीम जाके टेस्ट किया है। मतलब इसके कैमरा, डिजाइन, परफॉर्मेंस एंड बैटरी को मैंने पूरे पोटेंशियल के साथ यूज किया है। मतलब Oppo की जो टैगलाइन है ना कि भाई ये फोन ट्रैवल के टाइम पे आपका बेस्ट कंपेनियन रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर मैं अपनी एक ट्रिप पर भी गया था एंड वहां पर भी मैंने इसको एक्सट्रीम जाकर टेस्ट किया है। तो सारी चीजों के बारे में इन डिटेल बात होगी, तो एंड तक देखना। उससे ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो जितनी भी बातें होंगी सच होंगी। एंड लास्ट वीडियो हमने OnePlus 15R के ऊपर बनाई थी एंड उस फोन को हमने एक्सट्रीम जाकर टेस्ट किया था और शायद यही चीज भाई कई लोगों को बुरी लगी कि भाई तूने OnePlus के बारे में गलत कैसे बोला। अब देखो जितनी भी चीजें मैंने वीडियो में दिखाई थी वो विद प्रूफ दिखाई थी एंड मैं समझता हूं कि भाई हर पर्सन किसी ना किसी ब्रांड को लेकर बाइज रहता है, मतलब मैं भी हूं। लेकिन अगर मैं किसी फोन के बारे में वीडियो बना रहा हूं तो भाई मेरे को नॉन बाइज ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे गलत रिव्यू से कोई अपनी मेहनत के पैसे गलत जगह लगा दे। और यही रीजन है कि हमारे फोन रिव्यूज भी लेट आते हैं, क्योंकि हम हर एक फोन को एकदम एक्सट्रीम जाकर चेक करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि जितना एक्सट्रीम जाकर हम किसी फोन को टेस्ट करते हैं उतना कोई नॉर्मल पर्सन अपनी डे टू डे लाइफ में करता होगा। तो उस हिसाब से आप अपने लिए आइडिया भी लगा सकते हो। बाकी देखो यार, चैनल को ना सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे हमें ऐसी नॉन बाइज्ड वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे, क्योंकि अभी स्पॉन्सर तो वैसे भी नहीं मिल रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और डिजाइन से। अब इस बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमको Reno 15 देखने को मिलता है, फिर उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट, एक प्रोटेक्टिव केस, एक 80 वोल्ट का सुपर वूक चार्जर, एक USB Type-C केबल और एक सिम इजेक्टर टूल। और अब बात करते हैं इसके डिजाइन की। तो जब सबसे पहले मैंने इस फोन को अनबॉक्स करा था ना, तो मेरा पहला रिएक्शन ये था कि भाई ये दिखने में बिल्कुल आईफोन जैसा है। और जो इकलौता चेंज है ना वो ये है कि इसका जो ये तीसरा कैमरा है ये इन दोनों कैमरास के मुकाबले थोड़ा सा छोटा है, और यही चीज बस इसको आईफोन से अलग बनाती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई मार्केट में जल्दी ना कुछ इसकी ऐसी एसेसरीज या फिर कुछ तो ऐसा आ जाएगा जिससे ये छोटा कैमरा ना इन दोनों कैमरा जितना हो जाएगा, और उसके बाद तो ये डिट्टो आईफोन लगेगा। अब देखो डिजाइन ना वैसे भी यूनिक है। Oppo ने इसमें वन पीस स्कल्प्टेड ग्लास का यूज किया है। मतलब पूरा बैक ग्लास ना एक सिंगल पीस है, जिसमें आपको प्यारा सा एक रिबन डिजाइन देखने को मिलेगा। बाकी एक हल्के से कैमरा बम्प के साथ यहाँ पे स्टेलर रिंग डिजाइन देखने को मिलता है। बाकी कैमरे के जस्ट ऊपर लिखा है Reno AI कैमरा, नीचे की तरफ यहाँ पे फ्लैश लाइट है। बाकी राइट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम की प्लस पावर की देखने को मिलती है। नीचे की तरफ सिम ट्रे, USB Type-C और स्टीरियो स्पीकर। बाकी लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल प्लेन है। ऊपर की तरफ आपको स्पीकर्स और आयर ब्लास्टर एंड एक माइक देखने को मिल जाता है। अब सामने की तरफ आपको एक फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगी विद पंच होल कैमरा एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। बाकी फ्रंट में Corning Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन है एंड इसका फिंगरप्रिंट भी भाई काफी फास्ट काम करता है। और अब इन डिटेल बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। अब देखो Reno 15 में आपको 6.59 इंच की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि 1 बिलियन कलर सपोर्ट करती है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है विद HDR10+ सपोर्ट। और ब्राइटनेस की बात करें तो 600 निट्स टिपिकल और 1200 निट्स HBM है। मतलब आउटडोर यूज करने पे भी कोई इशू नहीं होता, डायरेक्टली सनलाइट हो तो भी। अब इसमें डिस्प्ले भी LTPS है ना कि LTPO। तो इस प्राइस रेंज में मेरे को लगता भी नहीं है कि Oppo भाई इसमें LTPO डिस्प्ले देने वाला था। अब इसके 120 हर्ट्ज की बात करें तो वो एकदम स्मूथ है। मतलब ऐसे स्क्रोलिंग वगैरह करते टाइम भाई वो फील होता है कि हाँ 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है। बाकी 120 हर्ट्ज का ऑप्शन गेमिंग के टाइम पे कितना यूजफुल है उस बारे में आगे बात करेंगे। बाकी लॉन्ग टर्म में इस डिस्प्ले को यूज करने के बाद मेरी इससे कोई भी शिकायत नहीं है। और अब बात करते हैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट की। तो ये Oppo का ना सबसे मेन सेलिंग पॉइंट है। अब देखो इसमें ना आपको बैक एंड साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल मेन, 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो एंड 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा है। देखो जब मैं इसको अपनी ट्रिप पर लेके गया था तो भाई मैंने इससे ऑलमोस्ट 1000 से भी ज्यादा फोटोज क्लिक किए हैं। मेनली मेरे को इसका मेन कैमरा काफी ज्यादा पसंद आया। इसका 3.5x टेलीफोटो कैमरा भी काफी बढ़िया है, लेकिन मेरे को जो कमी फील हुई ना वो हुई इसके अल्ट्रा वाइड। मतलब 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड से फोटोज तो अच्छी आती हैं, लेकिन जैसे आप उनको थोड़ा सा जूम करोगे ना तो उसमें डिटेल्स काफी ज्यादा कम रहती है। बाकी लो लाइट में इसका मेन कैमरा भी अच्छी फोटोज ले लेता है। 3.5x टेलीफोटो लेंस से भी अच्छी फोटोज आ जाती है। बट 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा कहीं ना कहीं भाई पीछे रह जाता है। उसमें डिटेल्स काफी कम रहती है और वो फोटो ना थोड़ी सी प्रोसेस सी लगती है। बाकी इसमें आप 120x तक डिजिटल जूम भी कर सकते हो। बाकी अगर आप 120x पे कोई फोटो लोगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि क्वालिटी ड्रॉप होगी, लेकिन वो ट्राई करने के लिए और फ्लेक्स करने के लिए बढ़िया चीज है। और इन दी एंड फोटो सेगमेंट में जो Oppo ने सबसे बड़ा अपग्रेड किया है वो है इसके AI फीचर्स में। मतलब इसने ना मेरी ट्रिप की बहुत सी फोटोज को बचाया है। अब आपने देखा होगा कि जब भी आप लाइट के अगेंस्ट फोटोज क्लिक करते हो तो आपका जो फेस है ना भाई वो ब्लैक आ जाता है, तो मेन सब्जेक्ट ना थोड़ा सा डार्क आता है। तो यहीं पे काम आता है इसका AI पोर्ट्रेट ग्लो, जो कि सॉफ्टवेयर लेवल पे ही मेन सब्जेक्ट के ऊपर नेचुरल लाइट ले आता है एंड फोटोज दिखने में भाई काफी कूल लगती हैं। मतलब लाइट के अगेंस्ट जब मैंने अपने आईफोन से फोटोज क्लिक की थी तो भाई उसने भी सब्जेक्ट को एकदम ब्लैक सा कर दिया था। यहाँ पर मैंने क्या किया था कि मैंने आईफोन की फोटोज को उठाकर Oppo में डाला एंड AI पोर्ट्रेट ग्लो का यूज किया। यहाँ तक कि जब मैंने अपने आईफोन वाले दोस्तों को AI पोर्ट्रेट ग्लो दिखाया था तो भाई उन्होंने अपनी फोटोज भी इसके अंदर डाल दी थी और फिर मैंने भाई वो अपना AI पोर्ट्रेट ग्लो करके उनकी फोटोज को रिटर्न किया। तो कहने का मतलब यह है कि भाई AI पोर्ट्रेट ग्लो जेन्युइन बहुत ज्यादा काम की चीज है, क्योंकि लाइट के अगेंस्ट ना भाई अच्छे से अच्छा कैमरा हक देता है।
बाकी ओप्पो ने इस बार Reno 15 में एक नई चीज लेके आया जो कि है प्योर टोन टेक्नोलॉजी, जिसका काम है कि भाई फोटोज में ना कलर्स को जितना ज्यादा नेचुरल हो सके उतना रखना। बाकी इसके फ्रंट में भी एक 50 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि 100 डिग्री FOV तक सपोर्ट करता है। मतलब अगर आपको एक ग्रुप सेल्फी लेनी है तो भाई ये काफी ज्यादा वाइड है, सारे लोग इजिली आ जाएंगे। एंड फोटो वाले सेक्शन में मेरी इससे क्या शिकायत है उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देखो इसके जो वीडियो वाला सेक्शन है इसमें आप इसके सारे ही कैमरा से फ्रंट एंड बैक सारे ही कैमरा से 4K 60 FPS में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी वीडियोस में आपको जायरो, EIS एंड HDR का ऑप्शन भी मिल जाएगा। मतलब अगर आप इसके फ्रंट कैमरा से व्लॉगिंग वगैरह करते हो तो भाई वीडियोस काफी ज्यादा स्टेबल आएंगे। तो अब इन द एंड मेरी इसकी कैमरा सेगमेंट से क्या शिकायत है, तो देखो सबसे पहले जो इसका 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, अगर इसको 50 मेगापिक्सल का कर दिया जाता है ना तो भाई मजा ही आ जाता। मतलब ये डे लाइट में तो अच्छी फोटोज निकाल लेता है, लेकिन फिर भी उसमें डिटेल्स काफी कम रहती है और लो लाइट में ना फोटोज थोड़ी सी पोस्ट प्रोसेस लगती है, मतलब वो दिखने में नेचुरल नहीं लगती। और सेकंड ये है कि भाई इसमें एक फोकल लेंथ और होनी चाहिए थी। मतलब इसमें आप वाइड एंगल पोर्ट्रेट्स ले सकते हो, 50 mm पे पोर्ट्रेट्स ले सकते हो, 85 mm पे पोर्ट्रेट्स ले सकते हो, पर एक 100 mm का भी ऑप्शन होना चाहिए था। अगर ये फोकल लेंथ भी होती ना तो भाई जेन्युइन मजा ही आ जाता। बाकी वीडियो वाले सेक्शन में मेरी इससे कोई भी शिकायत नहीं है, मतलब जितनी भी चीज है ना वो एकदम परफेक्टली काम करती है। और हाँ, इसमें आपको कोई भी लोग रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा एंड आई डोंट थिंक सो कि इस प्राइस में कोई और फोन दे भी रहा है ये चीज। और अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो Oppo Reno 15 में आपको Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर मिलेगा, वो भी 4nm की चिपसेट के साथ, जो कि पेयर्ड है LPDDR5X RAM UFX 3.1 स्टोरेज के साथ। और फिलहाल हमने जितने भी टेस्ट किए वो किए इसके 256GB वेरिएंट में। एंड ऑन पेपर इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो जब हमने इसका अंतुतु स्कोर टेस्ट किया तो वो आया 1.4 मिलियन के अराउंड एंड Geekbench स्कोर्स में सिंगल कोर 1240 और मल्टी कोर में ऑलमोस्ट 4000। और ये चीजें हमने तब टेस्ट करी जब इसमें कुछ गेम्स थे एंड 1000 से भी ज्यादा फोटोज थी और 256GB में से 70GB स्टोरेज फुल थी। अब देखो मेनली जो हमने टेस्ट किया वो BGMI में किया। आई नो और भी गेम्स है लाइक COD, फ्री फायर, जेंशिन इंपैक्ट, वुदरिंग वेव्स और मतलब दुनिया भर के गेम्स है, पर इंडिया में जो सबसे ज्यादा खेले जाने वाला गेम है वो BGMI है। तो देखो BGMI खेल के ना हमको एक रफ आइडिया लग जाता है कि बाकी के गेम्स इसमें कैसे चलेंगे। जैसे अगर BGMI अच्छा चल रहा है तो फ्री फायर तो अच्छा चलेगा ही। मुझे क्यों तोड़ा? और हैवी गेम्स की बात करें लाइक जेंशिन इंपैक्ट और वुदरिंग वेव्स, वुदरिंग वेव्स की तो भाई स्टोरेज ही 40GB, मतलब 40GB का गेम है वो। तो आप खुद सोच सकते हो कि भाई स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर वाले गेम में वो चल तो जाएगा, लेकिन आपको उतनी स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इस बजट में BGMI, फ्री फायर, जेंशिन इंपैक्ट या फिर COD जैसे गेम्स कैसे चलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो इसमें हमने ना घंटों BGMI खेला और BGMI की एक अच्छी खासी लीग में खेला, ना कि उसमें जिसमें बोट्स वगैरह आते हैं, तो उसमें भाई परफॉर्मेंस का पता नहीं चलता। तो हमारी जो लीग थी वो थी एस मास्टर, जिसमें भाई अच्छे खासे प्रो लेवल के बंदे आते हैं और बोट्स काफी ज्यादा कम रहते हैं। अब FPS की बात करें तो फिलहाल ये डिवाइस 90 FPS सपोर्ट करता है एंड हो सकता है कि आने वाले अपडेट्स के साथ इसमें 120 FPS का ऑप्शन आ जाए, लेकिन फिलहाल इसमें BGMI 90 FPS में चलता है। अब हमने दो सिचुएशंस में इसमें गेमिंग करी, एक विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग और एक विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अब सबसे पहले हमने इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके घंटों गेमिंग करी, जिसमें हम जब भी इवेंट मोड पे कूदते थे विद 30 to 40 प्लेयर्स के साथ, तो FPS भाई ड्रॉप होकर 30 से 40 FPS तक आ जाते थे और ये लैग ना भाई काफी ज्यादा नोटिसेबल लगता था। मतलब अगर आप एक गेमिंग कंटेंट क्रिएटर हो और आप सोच रहे हो कि भाई मैं अपने गेम प्लेस को रिकॉर्ड करके YouTube पे डालूंगा, तो शायद आपको ये फोन स्किप करना पड़ेगा। मतलब इवेंट मोड पे हमारे FPS तब स्टेबल होते थे जब अराउंड 10 से 15 बंदे बचे हो एंड ये चीज हमको हर एक मैच में देखने को मिली। तो मतलब कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और आप सोच रहे हो कि मैं BGMI के गेम प्ले रिकॉर्ड करके YouTube पे डालूंगा, तो शायद आपको ये फोन स्किप करना पड़ेगा। और अगर विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात करें तो तब वहां पर हमको स्टेबल FPS देखने को मिले। मतलब कि जब हम इवेंट मोड पे कूदते थे 30 से 40 प्लेयर्स के साथ, तब भी FPS ड्रॉप होकर 80 तक आते थे। मतलब अगर आप विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग गेमिंग कर रहे हो तो आपको इसमें एक बार को अच्छी परफॉर्मेंस मिल सकती है। और अगर टेम्परेचर की बात करें विद रिकॉर्डिंग और विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो ये डाटा ना अभी के हिसाब से एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि देखो मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूं एंड फिलहाल यहां पर भाई विंटर्स चल रही है और टेम्परेचर वैसे भी 6 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में फोन ना ऑलरेडी कूल रहता है। अब हमने इसमें घंटों गेमिंग करी, लेकिन टेम्परेचर फिर भी हमको ठंडा ही देखने को मिला। और इस चीज का ना भाई असली टेस्ट गर्मियों में होगा कि ये फोन स्क्रीन रिकॉर्डिंग और विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग कितना हीट होता है। और इसके अलावा हमने इसमें COD, फ्री फायर, जेंशिन इंपैक्ट और वुदरिंग वेव्स भी खेला, जिसका डेटा मैं यहाँ पर स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। अब देखो परफॉर्मेंस वाले सेक्शन का फाइनल वर्डिक्ट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इसकी बैटरी के बारे में बात करते हैं। तो देखो Reno 15 में बैटरी सेगमेंट में अपग्रेड है एंड अब आपको 6500 mAh बैटरी देखने को मिलेगी, वो भी 80 वोल्ट सुपर वूक चार्जिंग के साथ। बाकी 0 to 100 ये कितनी देर में हो वो यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हो। अब देखो बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के गेमिंग पर ये फोन 99% से 75% तक बैटरी ड्रॉप हुई थी इन 1 hour 40 मिनट्स में। मतलब कि हमको 24% बैटरी ड्रेन देखने को मिली और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके फोन 74% से 41% पे ड्रॉप हो गया था इन सेम
सेम 1 आवर 40 मिनट की गेमिंग में। मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके गेमिंग करते टाइम फोन की बैटरी थोड़ी ज्यादा ड्रेन हुई। तो अब इस चीज से आप एक बेसिक आइडिया लगा सकते हो कि इसकी बैटरी कितनी चलेगी। बाकी अगर आप इसका हैवी यूज भी करोगे तब भी ये एक दिन तो आराम से निकाल देगी। एंड अब स्पीकर्स एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे जिनकी क्वालिटी डिसेंट है, और इसमें आपको वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। एंड ये डुअल सिम के साथ ई सिम भी सपोर्ट करता है। बाकी IR ब्लास्टर एंड 19 5G बैंड्स के साथ नेटवर्क कनेक्टिविटी भी सॉलिड है। और अब बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर एंड UI के बारे में। अब देखो कलर OS 16 ऑलरेडी बहुत स्मूथ है, लेकिन Oppo इस बार ना इसमें एक नई चीज लेके आए, ल्यूमिनस रेंडरिंग इंजन, जो कि ओवरऑल एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा स्मूथ बना देता है। तो अब जब मैंने इसको इतने दिनों तक यूज किया तो भाई मेरे को इसकी UI से ना कोई भी शिकायत नहीं है। मतलब डे टू डे टास्क में मेरे को एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। बाकी इसमें आपको फ्लक्स थीम मिल जाएगी जो कि काफी मॉडर्न है, जिसमें आपको बहुत सारे वॉलपेपर, ब्लर इफेक्ट्स, एज लाइटिंग, फिंगरप्रिंट एनिमेशन सब कस्टमाइज कर सकते हो। AI माइंड स्पेस का फीचर भी है जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल है। बाकी 5 इयर्स ऑफ मेजर अपडेट एंड 6 इयर्स ऑफ सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ ये फोन फ्यूचर प्रूफ भी है। और अब इन दी एंड मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? तो देखो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताता हूं कि सबसे पहले किन लोगों को ये फोन अवॉइड करना चाहिए, तो अगर आप एक सीरियस गेमर हो और आप सोच रहे हो कि भाई मेरे को अपने फोन में ना परफॉर्मेंस चाहिए, भाई मेरे को दिन रात गेमिंग करनी है, तब आप इस फोन को अवॉइड कर सकते हो। एंड आई थिंक ये इकलौता रीजन है इस फोन को अवॉइड करने का। एंड अब बात करते हैं कि कब आपको ये फोन लेना चाहिए। तो देखो अगर आप नॉर्मल गेमिंग करते हो तब आप इस फोन को ले सकते हो, और अगर आपको डिजाइन रिलेटेड चीजें काफी ज्यादा पसंद आती है जो दिखने में काफी एस्थेटिक हो, तब आप इस फोन को ले सकते हो, क्योंकि इसका डिजाइन भाई दिखने में काफी यूनिक है, स्पेशली ये व्हाइट कलर। बाकी अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो और आपको एक रफ एंड टफ फोन चाहिए, तब आप इसको ले सकते हो, क्योंकि फ्रंट में इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन है, और इसमें आपको IP69 तक की रेटिंग देखने को मिल जाती है। तो मतलब फोन ड्यूरेबल भी है। बाकी अगर आप फोटोज वगैरह क्लिक करने से पहले ज्यादा नहीं सोचते ना कि बस फोन उठाए फटाक से फोटो ले ली, तो तब तो ये फोन आपके लिए बनाए, क्योंकि इसके जो AI फीचर्स है ना वो लिटरली काफी यूजफुल है। मतलब कि इस फोन में आप फोटोज लेने के बाद एडिटिंग में सब कुछ संभाल सकते हो। बाकी अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसका जो बेस वेरिएंट है वो 44,999 में लॉन्च हुआ है, जो कि काफी लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई ये काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। पर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि भाई इस टाइम रैम एंड स्टोरेज की काफी ज्यादा शॉर्टेज चल रही है, जिस वजह से आने वाले जितने भी फोन है ना वो आपको महंगे ही देखने को मिलेंगे। तो इन दी एंड मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप एक सीरियस गेमर हो तो इसको स्किप कर देना, और अगर आपको एक कैमरा फोकस और डिजाइन वाइज एकदम प्रीमियम फोन चाहिए तब आप इसको एक बार को ले सकते हो। और अगर आपको ये फोन ओवर प्राइस लग रहा है तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, आने वाले टाइम में और भी फोन लॉन्चेस होने वाले हैं, तब उनको देखकर आप अपना एक डिसीजन बना सकते हो। तो यस, यही थी आज की वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। जाते हुए सब्सक्राइब भी कर देना।